A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zoomaxa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो है कि आपके एग्जाम के सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं, 2-4 दिन। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, आपके बिहेवियर में आपको क्या लेके आना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। आप सभी लोग आने वाले यूपीएससी प्री में अपीयर होने जा रहे हैं या आपके बहुत सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होंगे, तो उनकी जो प्रिपरेशन है आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। हो सकता है कुछ लोगों की एवरेज प्रिपरेशन चल रही हो, बट आपका सिलेक्शन इस बात पे निर्भर करता है कि आप उन 4 घंटों में किस तरीके से परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यूपीएससी एग्जाम की या स्टेट पीसीएस प्री एग्जाम्स की, तो मैं अगर बात करूंगी तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल और आपके सिलेक्शन होने का जो रेशो है वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ एवरेज प्रिपरेशन थी, लेकिन वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। जहां पे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी प्रिपरेशन का लेवल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर द प्री एज वेल। तो प्री क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं आप? क्या कारण है जो हम लास्ट मिनट पे मिस्टेक्स करते हैं? क्या कारण है कि हमारी पूरी साल जो है मेहनत जो हमने की है उसका रिजल्ट आपको एग्जाम के प्री में नहीं मिल पाता? तो उस चीज को खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हम उस बात पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। तो किसी भी एग्जाम का जो सिलेक्शन होता है वो इस चीज पर भी निर्भर करता है कि आप उसके अपने लास्ट मोमेंट, जो लास्ट डे है, एग्जाम वाला डे है, उस पर अपना काम मेंटेन कर पाए या नहीं कर पाए। आपकी परफॉर्मेंस उस टाइम पे हैम्पर तो नहीं हुई किसी भी कारणवश। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। लास्ट फ्यू डेज बचे हैं, हफ्ता भर, 2-4 दिन बचे हैं, तो उस वक्त हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज, हमें पैनिक नहीं होना है। हमें पैनिक नहीं होना है। आप ये जरूर से समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन जो आपने साल भर की है, 6 महीने की है, 2 साल की है, जिस किसी का जितना भी प्रिपरेशन लेवल है, आप लोगों का प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है। आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। क्यों आपको ये समझना है? आपको ये इसलिए समझना है कि जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्री क्लियर करने के लिए आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेस देन 50% पे कट ऑफ जाता है। किसी भी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपका कट ऑफ जो है लेस देन 50% रहता है। तो लेस देन 50% कट ऑफ होने का मतलब ही ये होता है कि आपको अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्री में उतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि आपका कट ऑफ क्लियर करा सके। आपको ज्यादा हीरो बन के आपको ऐसा नहीं सोचना है कि प्री में आप जो है स्कोर लेने वाले हैं और आप उसको जो है सोशल मीडिया पे डालेंगे। आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, तो आपको उतना स्कोर लेना है जितना कि आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या है? आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आप 50, 60, 70% पेपर को अच्छी तरह से जानते हैं और 60% पेपर को भी अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो पहली चीज, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। सेकेंड जो चीज़ है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ये एग्जाम के ड्यूरेशन, ड्यूरिंग एग्जाम की बात भी कर रही हूँ मैं, बिफोर एग्जाम की बात भी कर रही हूँ। आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कि आप ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व है। आपको कोई ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से क्या मतलब है? आप बहुत सारी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम डिफिकल्ट आ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा सी सेट अगर क्लियर नहीं कर पाई मैं तो मैं क्या करूँगी। इन सारे थॉट्स को बिल्कुल मत लेकर आइए। एकदम शांत माइंड से सिर्फ और सिर्फ फोकस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहिए। ओवर थिंकिंग इज वेरी वेरी डेंजरस इन दीज टाइम्स। थर्ड जो चीज़ है उसमें आपको बात करनी है, जो बात करूंगी मैं, टॉकिंग टू नेगेटिव पीपल। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसको हम कई बार समझ भी नहीं पाते और हम इग्नोर करते हैं। टॉकिंग टू नेगेटिव पीपल, ये आपको अवॉइड करना है। लास्ट फ्यू डेज में बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड कर देना है। नेगेटिव पीपल किस तरीके हो सकते हैं? अरे यार, तू तो अपने एग्जाम, कभी तूने क्लास में भी टॉप नहीं किया, तू ये एग्जाम कैसे क्लियर करेगा? तुझे मालूम है ये इतना एग्जाम डिफिकल्ट है, इसमें 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, तो कैसे एग्जाम को क्लियर करेगा? इन सब चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको एक सीट चाहिए। 10 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, 50 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, 5 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए आपकी इकलौती एक सीट, वो है। एक से ज्यादा सीटें निकलती हैं तो आपके पास वो है, आप भी क्लियर कर सकते हैं, आपके दोस्त भी क्लियर कर सकते हैं। तो नो नीड टू टॉक टू नेगेटिव पीपल। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको डांट डपट के गाली करके भगा दें। नो, सिंपली उनको बताइए कि आप भी अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहिए और मैं भी अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हूँ। ये तो थे नेगेटिव पीपल, वो जो आपके चारों तरफ मौजूद थे, जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे मौजूद है। हो सकता है कुछ इस तरीके के नेगेटिव लोग भी आपको मिल सकते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी से टकरा गए, झगड़ा करना शुरू कर दिया। नो, कोई भी जरूरत नहीं है किसी तरीके के झगड़े में, किसी तरीके के नेगेटिव टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है इन लास्ट फ्यू डेज में स्पेशली।
नेक्स्ट इज नाइट आउल। अब आपको उल्लू बन के पूरी पूरी रात जागने की जरूरत नहीं है। आपके सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं एग्जाम में। आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट करना है। स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट करने से मेरा मतलब है आपको सही टाइम पे सोना है और सही टाइम पे वेकअप करना है। उससे क्या फायदा होगा? अगर आप सही टाइम पे वेकअप करते हैं, अगर आप सुबह 8 बजे या 7 बजे बैठ उठते हैं तो ही आपका ब्रेन एक्टिवेट हो पाएगा 2 घंटे के बाद, जब 10 बजे जब आपका एग्जाम होने जा रहा है। अगर आपका पैटर्न यही बना हुआ है कि आप रोज प्रिपरेशन की वजह से 10 बजे उठ रहे थे या 11 बजे उठ रहे थे या 1 बजे उठ रहे थे, तो आप समझ जाइए आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका जो ब्रेन का हार्मोनल लेवल है वो उसी टाइम पे एक्टिवेट होता है जितना आप उसको लगातार उसको आपने स्टिमुलस दिया हुआ था। तो आपको उसे ब्रेक करना है। आपको उल्लू की तरह रात को जागना नहीं है। आपको सही टाइम पे 6 बजे 7 बजे उठ जाना है ताकि आप अपने एग्जाम सेंटर पर सही टाइम पे पहुंच पाएं। ऐसी प्रैक्टिस आपको कम से कम 3-4 दिन करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम वाले दिन, संडे के दिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस दिन आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा उस टाइम में जिस टाइम पे आप उसको चाहते हैं कि वो एक्टिव रहे। और एक बात आप समझ लीजिए, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो चाहे सीसेट पेपर हो, अगर आपका ब्रेन पूरी तरीके से एक्टिव है तो आपका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ जाता है। अगर आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है तो आपका नेगेटिव मार्क करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगा। उतने ही चांसेस आप बढ़ जाएंगे कि आप अपने सही आंसर को भी नेगेटिव मार्क करके आए। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप बच्चे बोलते हैं एग्जाम से निकलने के बाद, ओ शिट मैंने तो ये देखा ही नहीं कि इनकरेक्ट पूछा था, नॉट पूछा था, मैंने उसको करेक्ट वाले को ऑप्शन मार्क कर दिया। और कई बार आप कहेंगे अरे ये क्वेश्चन कहाँ था, मुझे तो मिला ही नहीं, फ्लिप करते वक्त आपकी आंखों से स्किप हो गया। ये सब क्या है? ये सब है लैक ऑफ स्लीप या फिर लैक ऑफ एक्टिव ब्रेन। जो आपका ब्रेन है जिस टाइम पे एक्टिवेट हो रहा है इतने दिनों से उसी टाइम पे एक्टिवेट होता है, तो इसे ब्रेक कर दीजिए, आज ही इसे ब्रेक कर दीजिए। कम से कम 4-5 दिन इसे लग जाते हैं। नेक्स्ट है न्यू बुक्स को रीड करना। इस टाइम पे जब आपके पास सिर्फ 3 और 4 दिन बचे हुए हैं, इस टाइम पे आपको नई किताबों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अ बिग नो फॉर न्यू बुक्स। कोई नई किताब आपको नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो ऑलरेडी जो बुक्स पढ़ रहे थे सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। रीडिंग टू मच। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि ये भी भूल जा रहे हैं कि आपको किस टाइम पे उठना था, किस टाइम पे सोना था, खाना किस टाइम पे था, ये सारी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप रीडिंग टू मच कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। यूपीएससी कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछती है जो आपने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा और आपका वही सवाल आ जाता है। इस तरीके के सवाल नहीं होते, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपसे क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो रीडिंग टू मच का फायदा नहीं है। आराम से शांति से सिर्फ रिविजन करते रहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप रीडिंग टू मच, अगर आप सोचेंगे इतनी सारी किताबें मैं आज ही रिवाइज कर दूंगा, मेरे को 6 बार रिविजन करके जानी है, बिल्कुल लास्ट के 3 दिनों में मैं 6 बार रिवाइज करूंगा अपना सिलेबस, दीज आर फॉल्स गोल्स। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अपना जो आपने जो पैटर्न बनाया था रिविजन का उसी को स्टिक करिए, उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर थोपिए मत। नेक्स्ट है ओवर ईटिंग एंड डाइटिंग। कुछ लोग जो होते हैं स्ट्रेस में या तो ओवर ईट करना शुरू कर देते हैं या तो डाइटिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल एग्जाम एकदम पास में आ चुका है तो ना तो आपको डाइटिंग करनी है। अगर आप डाइटिंग करेंगे तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा ठीक तरीके से, उसके पास ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा। मैं आपको हमेशा बताती हूँ ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्सेस सप्लाई ग्लूकोज की कर दिया, पूरे दिन जो है सीसीडी से ऑर्डर्स चल रहे हैं, जी कोल्ड कॉफ़ी लेकर आओ, अब आपको मैंगो शेक पी रहे हैं। नो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक बैलेंस डाइट जिसके अंदर प्रोटीन हो वो आप लीजिए। अगर आपने ओवर ईट किया तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? आपके स्टमक पे, क्योंकि आपने ज़्यादा खा लिया है तो सारी की सारी एनर्जी स्टमक में चली जाएगी। तो इसलिए ऑप्टिमम लेवल पे खाना खाना ज़रूरी है। इस वक्त पे ज़्यादा मत खाइए। और वैसे भी समर सीज़न है तो हो सकता है ज़्यादा खाने के चक्कर में आप कुछ गलत खा लें तो फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो उसे भी आप अवॉइड करिए। लास्ट जो है इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। इस वक्त आपको हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारे इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंसेस की आदत पड़ी हुई है, जिसमें से वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टबैको आ सकते हैं और वेरियस टाइप ऑफ केमिकल्स हो सकते हैं। तो आई विल से स्ट्रिक्टली एज अ डॉक्टर ऑल्सो आई विल से कि नो 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 फॉर दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आप कितना भी आपने रिसर्च किया है कि उससे आपकी जो है ब्रेन की एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, वो ऑल आर फॉल्स, क्योंकि उसका रिबाउंड इफेक्ट होता है। आपकी ब्रेन की एक्टिविटी लेवल सबसे अच्छी तब होती है जब आप उसे सही खाना देते हैं, सही टाइम पे सुलाते उठाते हैं और आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस हमेशा आपकी मेंटल एबिलिटी को इम्पेयर करते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। नो नीड फॉर एनी इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस। कोई भी इस तरीके के जो ड्रिंक्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स टाइप, बहुत ज़्यादा लोग, कुछ लोग वो भी लेने की कोशिश करते हैं, अवॉइड दैम ऑल। सिंपल नींबू पानी, लेमनेड, फ्रूट जूस, फ्रूट्स, ये ज़रूर आप खाएं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जिसको आपको नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे आपको क्या करना है।
इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपके कुछ दिन बचे हुए हैं सिर्फ, तो उसमें आपको आपका योगा और मेडिटेशन, योगा से मेरा मतलब ये नहीं है कि अष्टांग योग में आप चले जाएं, बहुत डिफिकल्ट पोजेस कर रहे हैं। योगा से मेरा मतलब है सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, सिंपल मेडिटेशन से थोड़ी देर बैठिए, बहुत ज़रूरी है। आज ही बैठ के देखिएगा, इस लेक्चर के तुरंत बाद बैठ के देखिएगा। सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम एंड सिंपल आइज क्लोज करके साइलेंट सिटिंग करिए, चाहे 15 मिनट करिए चाहे आधा घंटा करिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट मिलेगी। और अगर आप ऐसा लगातार 4-5 दिन करेंगे तो आई एम 100% श्योर आपके जितने, अगर आप 40 क्वेश्चंस ठीक करने वाले थे तो आप 45 ठीक करके आने वाले हैं। अगर आपका लेवल 50 था तो आप उसको 60 तक ले जाएंगे, 60 था तो आप उसे 65 तक ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड योगा सिंपली फॉर 5-6 डेज ऑल्सो। तो ये भी आपको बेनिफिट करने वाला है। सेकेंड है कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। इस टाइम पे समर सीजन है, अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे, हाइड्रेटेड से मेरा मतलब है आपको पानी पीना है, आपको ऐसे फ्रूट्स खाने हैं, ऐसे सब्जियां खाने हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक हो। चाय और कॉफ़ी जो है उसका लिमिटेड इंटेक करिए, क्योंकि चाय और कॉफ़ी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, हमारी नर्व्स जो होती हैं उसके अंदर से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में से भी हो जाती है डिहाइड्रेशन, तो हमारी थिंकिंग पैटर्न भी इम्पेयर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करता रहे, आपका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो, तो आपको हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। अच्छे से खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ। साउंड स्लीप की बात मैंने की है, टाइमली स्लीप की बात की है। इसमें मैंने कहा था रात रात भर मत जागिए, सही टाइम पे उठना शुरू कर दीजिए, सही टाइम पे सोना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका ब्रेन उस एग्जाम टाइम पर जो आपका डे है, द डे जिसमें आपको आपका परफॉर्म करना है, ताकि उस टाइम पर आपका ब्रेन जो है आपको अच्छे से आपका साथ दे। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन का वही पैटर्न रखिए जो आपने सोचा था। पूरी किताब फ्लिप करने से अच्छा है आपके नोट्स पढ़िए। अगर आपको नोट्स बनाने की आदत नहीं थी तो किताब में जो हाईलाइट्स किए थे आपने सिर्फ उनको पढ़िए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। अगर इस टाइम पे कोई टॉपिक नहीं भी आता है तो पैनिक मत करिए, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है वो टॉपिक उस एग्जाम में आए, और हो सकता है ज़रूरी नहीं है उस टॉपिक का वो एस्पेक्ट आए जो आपको नहीं आता, हो सकता है उस टॉपिक का वो एस्पेक्ट आए जो आपको ऑलरेडी आता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रखिए, अपनी खुद की प्रिपरेशन पे अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आइए। टॉक टू योर लव्ड वंस, जिन लोगों से जो आपको प्यार करते हैं, जिसमें मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, आपके कुछ अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो कि आपके लिए पॉजिटिव हो, उससे बात करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं तो अपने स्पाउस से बात करिए। ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। आपके किसी टीचर से बात कर सकते हैं, आप किसी मेंटोर से बात कर सकते हैं। आप अगर आपको किसी भी तरीके की एंजाइटी होती है, हमेशा उन लोगों से बात करिए इन आखिरी दिनों में जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जिनसे जो आपको एनकरेज करते हैं, उनसे बात करिए। चेक योर एग्जाम सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करिएगा कि लास्ट डे पे खोल के देख रहे हैं, प्रिपरेशन में इतने बिजी हैं, देखा ही नहीं कि सेंटर कहाँ था। सेंटर को प्लीज़ देख लीजिए, एटलीस्ट उसका नाम गूगल करके देख लीजिए। अगर पास में है तो आई विल इंसिस्ट जाके देख लीजिए। जाना अगर पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट गूगल करके ये ज़रूर देख लीजिए, कुछ लोगों से, अपने लव्ड वन से बात करके देख लीजिए कि उस सेंटर पे पहुंचना कैसे आसानी से। बिकॉज ऐसे हमेशा एग्जाम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज, जो कि एग्जाम सेंटर पे सही टाइम पे नहीं पहुंच पाते और उसकी वजह से वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाते। तो ये आप समझ लीजिए, अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें अपीयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेक योर एग्जाम सेंटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना एडमिट कार्ड निकाल के रख लो, अपने पेन जिससे लिखने वाले हो, काला पेन यूज़ करना है काला पेन ला के रख लो, उसको चला के देख लो। 2 पेन रख लो, अपनी आईडी जो एग्जाम सेंटर पे आपको दिखानी है वो अलग बना के किट में रख लो, ताकि लास्ट मिनट पे आप उसको उठा के अपने बैग में डाल पाएँ और उसको एग्जाम सेंटर पे लेके जा पाएँ। एग्जाम सेंटर में बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। जिसने पहले से एग्जाम दिया हुआ है या आपकी नोटिफिकेशन या निर्देश जो डायरेक्शंस होती हैं उसमें ज़रूर पढ़ लीजिए कि क्या क्या अलाउड है अंदर, क्या क्या नहीं अलाउड। हो सकता है आपको अपना बैग बाहर रखना पड़े, तो अपने बैग में ऐसा कीमती सामान मत लेके जाइएगा जो कि बाहर से गायब हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप कर लीजिए। कि मैंने अगेन फिर से कहूँगी कि आपका एग्जाम को क्लियर करना आपके प्रिपरेशन लेवल से एकदम अलग है। प्रिपरेशन लेवल एक अलग चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। एक सर्टन ऑप्टिमम लेवल तक की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद आपका सिलेक्शन इस पे निर्भर करता है कि आप अपने लास्ट डे पे एग्जाम में कैसा परफॉर्म करके आते हैं। एज फार एज प्री इज कंसर्न,
प्री एक इस तरीके की स्टेज है जिसमें आपके मार्क्स काउंट नहीं होते, आपको सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि टॉपर रहे बाद में, लेकिन कट ऑफ कहाँ पे क्लियर की, उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन पे कट ऑफ को क्लियर किया है। तो इस चीज को समझिए कि प्री में बहुत सारे लोग अपीयर करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। अच्छे से एग्जाम दीजिए। माई बेस्ट विशेज टू क्लियर योर एग्जाम। बाय बाय।